चाचा चंपकलाल और खूनी दरिंदे। ये एक और चित्र है दोस्तों। कनॉट प्लेस में स्थित पीसा टावर। यह विशाल इमारत सिर्फ इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं है कि यह दिल्ली शहर में सबसे बड़ी इमारत है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण कि भारतीय सीक्रेट सर्विस का मुख्य कार्यालय इसी इमारत में है। इस इमारत में होने वाला हर कार्य रोज की तरह सुचारू ढंग से हो रहा था और आज यह कार्य सुचारू ढंग से चलते रहे अगर दो आदमी इस इमारत में प्रवेश न करते। क्या आप बता सकते हैं कि खान एंड खान कंपनी का ऑफिस कहाँ है? 5वीं मंजिल पर। दोनों आगंतुक गार्ड को धन्यवाद किया और अपने बैग को संभाले इमारत के स्वचालित लिफ्ट की ओर बढ़ गए। कुछ पलों में लिफ्ट उन्हें लेकर ऊपर जा रही थी। थोड़ी देर में जब वे वापस आए तो खाली हाथ थे। इमारत के बाहर आते ही दोनों ने जैसे तेजी से पहले ही स्टार्ट काली खड़ी एम्बेसडर कार में बैठे और फुर हो गई। और तभी गए उन्हें 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि बड़ाम एक शक्तिशाली धमाके के साथ इमारत के परखचे उड़ गए और जहां कुछ देर पहले एक विशाल इमारत खड़ी थी, वहां मलबे के ढेर में कराते चिल्लाते लोगों के सिवा कुछ नहीं था। और अभी लोग भयानक दर्दनाक हादसे से संभल भी न पाए थे कि एक जरूरी सूचना, दिल्ली में बम फटने से एक जबरदस्त धमाका। पीसा टावर की तरह एक और महत्वपूर्ण जगह बम फटा, 20 मरे 90 घायल। हे भगवान, ये क्या दो हो रहा है? एक दिन में 2 जगह शक्तिशाली बम विस्फोट। मुझे तो हर जगह जरूर किसी संगठन का सोचा समझा कार्य लगता है, किंतु इंस्पेक्टर से मिलकर सब बातें का पता लगाना होगा। और तुरंत चाचा चंपकलाल सिटी के साथ पुलिस स्टेशन के लिए उड़ चले जा रहे थे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर आओ चंपकलाल, आप सचमुच ठीक समय पर आए, बैठिए। चाय पीने के बाद चाचा चंपकलाल ने इंस्पेक्टर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? कुछ सुराग लगा बम कांडों का? हमें अपनी पूरी कोशिश कर ली चाचा, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला कर सामने नहीं आया। हमें जल्दी कुछ करना होगा इंस्पेक्टर। यही के आपसे कहना चाहता हूँ चाचा जी, अगर इस केस में हमारी मदद करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, इस खूनी दरिंदों को निपटने के लिए चाचा चंपकलाल हमेशा तैयार रहता है। धन्यवाद चाचा जी। वैसे इंस्पेक्टर, यह बताओ कि तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा आदमी है जो बम रखने वालों को पहचानता हो? चाचा चंपकलाल। बात सुनकर इंस्पेक्टर कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। हाँ, एक आदमी ऐसा है जो है वो जिसे इस बात का संदेह हुआ कि पीसा टावर के दो गार्ड को व्यक्ति पर शक हुआ, लेकिन तब तक वह अपना शक किसी पर जाहिर करता बहुत देर हो चुकी थी। अब कहाँ है वो गार्ड? इस समय वह घायल है अवस्था में रामसन अस्पताल में दाखिल है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर चंपकलाल जी ने वहां से खड़े हो गए। तो जल्दी ही चलो इंस्पेक्टर, मुझे लगता है गार्ड से हमें इस बम कांड के क्लू मिलने वाले हैं। जाने चंपकलाल को क्या करना चाहते हैं। और कुछ देर बाद तीनों रामजस हॉस्पिटल में पीसा टावर से घायल गार्ड के सिराने थे। शाबाश नौजवान, शाबाश, हिम्मत करके बोलने की कोशिश करो। तुमने जो आदमी देखा उसका हुलिया बयान करो, शाबाश। मुझे उस समय शक हुआ जब वे मुझसे 12वीं मंजिल के बारे में पूछते ऊपर गए और लगभग तुरंत ही वापस आ गए। जाते वक्त उनके हाथ में बैग था, मगर हाथ तो खाली हाथ थे। उन दोनों के हुलिये की बयान करो।
एक ने फ्रेंच कट दाढ़ी रखा हुआ था, उसके मुंह पर चाकू का निशान मुझे इस हुलिये को कुछ कुछ याद आ रहा है। चाचा चंपकलाल ने तुरंत वापस पड़े डॉक्टर के बैग के पास पैड उठाया और उस पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। और जब चाचा चौधरी ने पूरा काम कर लिया तो वह कागज गार्ड को दिखाया। ध्यान से देखो, इस कागज पर बनी आकृति को देखो और पहचानने की कोशिश करो कि जो व्यक्ति देखे थे उनमें से एक ये तो नहीं था। कागज पर बनी तस्वीर को निगाह पड़ते ही गार्ड तुरंत बोला, यही है वह, यही था जो मुझे 22वीं मंजिल का पता पूछ रहा था, अब्बास। ये अब्बास कौन है चाचा जी? ये मेरे साथ चलिए इंस्पेक्टर। मुझे अब्बास की हरकतों से पहले ही शक था, तभी गार्ड के उलिये बताने पर मैं उसको तस्वीर बना दी। अब ये बम काट की गुत्थी ज़्यादा देर तक उलझी नहीं रहेगी। अब हम ही कहाँ ले जा रहे हैं चाचा जी? होटल ब्लू नाइट। उधर ब्लू नाइट क्लब में। क्या बात है बाप, इतना बड़ा पार्टी तुम हम सबको दिला, फिर कोई बड़ा मारिल्ला है बाप। अब्बास जो भी काम करता है जानी वह बड़ा ही होता है क्या? लेकिन अब्बास भैये, ये तो बताओ तुम्हारा बड़ा काम क्या है? साथी का इतना पूछते ही आज के बाद अगर तुम अब्बास से उसे काम के बारे में पूछा तो जान से हाथ धो बैठे हुए कभी नहीं। अब्बास अपने काम के बारे में किसी को नहीं बताता, समझे? किसी को अपने काम के बारे में बताना होगा, इन्हें नहीं तो हमें। कौन हो वो? अब्बास आवाज़ सुनते ही तेजी से पीछे घूमा और चंपक लाल कहते हैं मुझे। तीर जैसे शैतान मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। चाचा हो गए तुम अपने घर में? ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझसे मेरे काम के बारे में पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं तुमसे यह पूछने आया हूँ अब्बास, तुम अपने एक साथी के साथ हाथों में बैग लेकर पीसा टावर पर क्या करने गए थे? चाचा की बात सुनकर अब्बास अपना रामपुरी चाकू निकाल लिया। इसका जवाब तुम्हें मेरा चाकू देगा बूढ़े। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अब्बास। अब्बास ने फुर्ती से अपने चाकू का भरपूर वार चंपकलाल पर किया। अब तो मर बूढ़े। मगर चंपकलाल असावधान न था और उसने एक भरपूर वार अब्बास के पेट पे किया। अब्बास भैंसे की तरह डकारता हुआ पीछे जा गिरा। अब्बास के साथी मदद करने के लिए आगे बढ़े मगर इंस्पेक्टर ने सीटी भी वहां पहुंच गए। खबरदार किसी ने बीच में पड़ने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। सभी अपनी अपनी जगह पर जड़ हो गए। उधर चंपकलाल ने अब्बास को बुरी तरह भिड़े हुए थे। और थोड़ी देर बाद, हाँ तो अब्बास, अब तुम्हारा मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? मुझे तुम्हारी और सेवा करनी होगी। बताता हूँ। कल जब मैंने आपने से कहीं जाने की तैयारी कर रहा था तो अचानक मेरे पास फ़ोन गनगनाया। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं जो भी बोल रहा हूँ अब्बास, लेकिन अगर तुम्हें 1 घंटे में 1 लाख रुपया कमाना तो मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 लाख की बात सुनकर मैं चौंका और फिर संभल कर बोला, क्या काम है होगा? काम बहुत मामूली सा अब्बास। तुम्हें ठीक 20 मिनट बाद दरियागंज पुलिस पुल के पास एक आदमी मिलेगा, तुम्हें एक बैग देगा। बैग लेकर तुम उसके साथ पीसा टावर में जाओगे। वो बैग तुम्हें वहाँ 22वीं मंजिल पर रख कर वापस आ जाओगे। बस मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा रुपया। काम खत्म होने के बाद जो आदमी तुम्हारे साथ होगा वह तुम्हें 1 लाख रुपया भी देगा। क्या तुम जानते थे उस बैग में क्या है? नहीं। तो फिर सुनो, मैं बताता हूँ। उस बैग में एक शक्तिशाली बम था जो इसे पीसा टावर को परखचे उड़ा दी गई। बम की बात सुनकर अब्बास बुरी तरह चौंका। नहीं हो सकता। पीसा टावर की तबाही का जिम्मेवार मैं नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा अब्बास, अनजाने में तुमने बहुत बड़ा संगीन अपराधी हो गए हो। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। अब्बास को गिरफ्तार कर सारे
सारे वापस पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। मैं सच कह रहा हूँ चाचा, मैं बेगुनाह हूँ। मिंटो ब्रिज पर लाल बत्ती पर जीप रुकना पड़ा और तभी एक काली एम्बेसडर कार वहां पास जीप के पास आकर रुकी और कार के ब्रेक चरमरा कर सुनते ही अब्बास का ध्यान एक पल के लिए कार की तरफ गया। कार पर निगाह पड़ते ही चीखा, चाचा जी, वही आदमी। और तभी बत्ती हरी हो गई। कार पूरी गति से भाग ली। इंस्पेक्टर, जल्दी उस कार का पीछा करो। और आगे आगे काली एम्बेसडर कार और पीछे पीछे पुलिस वाले की जीप भागी जा रही थी। अचानक आगे जाती कार तेजी से झोंका खाया और फिर अगले ही पल कार गहरी खाई में गिरती चली गई और खाई में गिरते ही कार जोरदार धमाके से फट गई। लगता है एक्सीडेंट उस आदमी की जानबूझकर किया है ताकि हमें उससे कुछ उगलवाने में सफल न हो सके। मैं देखता हूँ शायद कोई सुराग मिल सके। और चाचा चंपकलाल ने खाई में उतरकर जलती कार के पास गया तो ड्राइवर एक तरफ मरा पड़ा था। वो बड़ी भयंकर मौत मरा है। चंपकलाल ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। देखता हूँ इसकी जेब में कोई ऐसी वस्तु जो महत्वपूर्ण हो और यह पर्ची से खोल कर देखता हूँ। चाचा चौधरी ने एक कागज मिला जिसमें वह पढ़ने लगे, गब्बर 44 डब्बा अल्बास को लेकर तुरंत मुझे होटल ताज कमरा नंबर 411 में संपर्क को, रेड स्पाइडर। वो लगता है ये आदमी फिर अब्बास के पास गया था, तभी वह संयोगवश हमें नजर आ गया। लेकिन ये रेड स्पाइडर कौन है? जरूरी यही इन सब का अब्बास होगा। ये अब्बास को बुला रहे थे, इसका मतलब अब्बास हमारे काम आ सकता है। फिर चाचा चंपकलाल सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी। वो सारी बात सुनकर इंस्पेक्टर बोला, ठीक है चाचा, लेकिन ध्यान रखना अब्बास एक खतरनाक एक अपराधी है। अपराधी किसी के नहीं होता। तुम चिंता मत करो इंस्पेक्टर, मुझे आशा है कि अब्बास हमारी इन खूनी दरिंदों को पकड़ने में ज़रूर मदद करेगा। और फिर चाचा ने घर आकर नंबर 44 जैसा भेष बदला। कैसा लग रहा हूँ अब्बास? ये आप एकदम वही लग रहे हो चाचा जी। तो फिर आओ चले ताज होटल। फिर दोनों 3 व्हीलर पे बैठे और ताज होटल में पहुंचे। अब्बास, होटल ताज आ गया है, अब सावधान हो जाओ, आप चिंता न करो चाचा जी। थोड़ी देर बाद दोनों ताज होटल के कमरा नंबर 411 के बाहर खटखटा रहे थे। अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला, अंदर आ जाओ। अंदर पहुंचकर देखकर दोनों हैरान रह गए। कमरे में कोई नहीं था। यहाँ कोई नहीं है। तभी आवाज़ गूंजी, हम कोई कारणवश यहाँ से जाना पड़ा। नंबर 44, तुम अब्बास को लेकर आज रात तक यमुना किनारे पहुँचो। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा मिलेगा। अब्बास को लेकर उसमें सवार हो जाना। चालक तुम्हें अपने आप मुख्य अड्डे पर पहुँचा देगा। फिर आवाज़ आनी बंद हो गई और दोनों बाहर आ गई। बाहर आकर अब्बास बोला, ये क्या चक्कर है चाचा जी? चक्कर जो भी हो अब्बास, हमें अपना कदम पीछे नहीं हटाने हैं। आज रात हम संगठन के मुख्य अड्डे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं अब्बास, हमें चलना होगा, जाना होगा। आज रात तुम तैयार रहना। और उसी रात वो सामने खड़ा हेलीकॉप्टर। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए और हेलीकॉप्टर उड़ गया। चाचा चंपकलाल अब्बास को बिल्कुल बेखबर, कोई लगातार उन पर नज़र रखे हुए है। हेलो सर। चंपकलाल को लेकर हेलीकॉप्टर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उतर रहा है। और सचमुच उतर रहा था। लगता है उसका अड्डा आ पहुंचा है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर चारों तरफ से घिर एक द्वीप पर उतर कर खड़ा हो गया। आइए 44, आपका इंतजार कर रहे हैं। चाचा और अब्बास हेलीकॉप्टर से उतरकर सामने स्थित महलनुमा इमारत की ओर बढ़ गए। बड़ा आधुनिक अड्डा है। मुझे ये संगठन किसी अच्छे खासे
विकसित देश का मिल्कियत लगता है। दोनों एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी चाचा जी की नज़र एक बारूद घर पर पड़ी। ओह, बारूद घर! चाचा जी ने आंखों में अब्बास को इशारा किया और फिर बारूद घर में घुस गई। और अंदर घुसकर अब्बास चाचा चंपकलाल से पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया चाचा जी? यहाँ तो चारों तरफ बारूद ही बारूद भरा है। इसलिए कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि हम इतने बड़े दुश्मन के अड्डे पर स्थित हैं, या तो हम इन बम्बों के सहारा बनाकर अपने आप को ताकतवर बना लो। ओह, आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी। फिर तो आओ, एक घंटे का टाइम सेट कर दो। फिर दोनों ने एक एक टाइम बम उठाया और 1 घंटे का टाइम सेट करके वहीं बारूद घर में रख दिया। और एक छोटे मोटे बम उठाकर दोनों ने अपनी अपनी गुप्त जेबों में रख लिए। और फिर दोनों बाहर निकल आए। तभी पास एक सैनिक पहुंचा और बोला, चीफ, चलिए, आप दोनों को बॉस ने याद किया है, चलो। और सैनिक दोनों को लेकर राहगिरी में आगे बढ़ गया। तभी ऊपर जाकर जाल उन दोनों पर गिरा। अरे यह क्या! उफ, जाल फंस गई। तभी स्पीकर से आवाज़ गूंजी, हाँ हाँ, तुम क्या समझते थे चाचा चंपकलाल, तुम हमारा साथी बनकर हमें धोखा दे दोगे? सैनिकों, इस दोनों को मेरे पास ले आओ। जोग्याबास। और पास खड़े सैनिक ने आवाज़ देकर साथियों को बुलाया और फिर जाल में फंसे चंपकलाल और अब्बास को खींचते हुए ले गए। और अब चंपकलाल भी अब्बास के सामने खड़े थे। आओ चंपकलाल, तुम्हारा संगठन में स्वागत करता हूँ। लेकिन सर, मैं तो नंबर 44 हूँ। सेटअप, हम को मूर्ख नहीं बना सकते। मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। तुम अब्बास को लेकर होटल ताज में हमसे मिलने आए थे। और चाचा चंपकलाल की दाढ़ी और फेस मास्क को उतार फेंका और बोला, अब तुम जान गए ही हो गए मिस्टर बास, ये काम खोलकर सुन लो। मेरा नाम चंपकलाल है और मैं तुम जैसे खूनी दरिंदे को कभी नहीं छोड़ता। चाचा चंपकलाल की बात सुनकर बास के एक जोरदार ठाका लगाया। हाँ हाँ, तुम समझते हो चंपकलाल, तुम मेरे अड्डे पर आकर तुम मुझे समाप्त कर दोगे? पहले तो तुम्हारा यह पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर बास, आखिर तुम हमारे देश में नरक बनाने पर क्यों तुले हो? सुनना चाहते तो सुनो चंपकलाल, हम तुम्हारे देश में अराजकता फैलाने के लिए हमें अरबों रुपये मिलते हैं। हम तुम्हारे देश को महत्वपूर्ण जगहों पर बम रखकर उड़ा देते हैं और उस बम की जिम्मेवारी हम किसी एक समुदाय संगठन पर डाल देते हैं। इसलिए हमारा काम भी हो जाता है और तुम्हारा देश कुछ समुदाय भी बदनाम हो जाते हैं। और शैतान, तू सचमुच दरिंदा है। हाँ चंपकलाल, काल लाल, अगर मुझे कोसना छोड़ो और अपनी मौत की तैयारी करो। तुम्हें यहाँ से बुलाकर इसलिए मारना चाहता था कि मेरी कई सालों से अपने हाथों मारने की तमन्ना थी। बस अपना रिवॉल्वर निकाला और चाचा चंपकलाल की तरफ तान दिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ, यही मौका है चंपकलाल का उपकार उतारने का। और बास ने चंपकलाल पर निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया, मगर बीच में अब्बास अपनी छाती से टकरा कर रह जाना पड़ा। और अगले ही पल बास का रिवॉल्वर दोबारा चला। कमीने, ठाक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुत्ते, ढूंढ। और तभी ढेर सारे सैनिक मशीन गन संभाल ली हुई वहाँ आ गई। ओह सैनिक! हाँ, लेकिन इस अगले ही पल गुप्त जेबों में छिपे बम को निकाल सैनिकों की तरफ उछाल दिया। भ्राम!
आह। और चाचा चंपकलाल ने एक मरे सैनिक की मशीन गन उठाई। अब तुम बचेगा नहीं खूनी दरिंदे। मुझे माफ़ कर दो चाचा चंपकलाल। चाचा, मैं तुम्हारी ढेर सारी दौलत दूंगा। दौलत के लिए तुम जैसे कुत्ते अपना ईमान बेचते होंगे, मुझे तेरी करोड़ों की दौलत अपने देश प्यारा है, और अपने देश की सलामती के लिए मुझे तेरे जैसे खूनी दरिंदे को समाप्त करना होगा। लेकिन चंपकलाल ने उसकी एक न सुनी। हो दाएं दाएं दाएं, और बहुत से सैनिकों के साथ चंपकलाल की तरफ बढ़े, मगर चंपकलाल ने उनको रोकने में किसी के बस का नहीं था। और फिर चंपकलाल ने तेजी से अब्बास की तरफ बढ़े। चलो अब्बास। नहीं चाचा, अब मैं नहीं जा सकता, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। तुम जाओ, इन्हें पीछे से आने नहीं से रोकता हूँ। चाचा अब्बास को समझते बहुत कोशिश की, मगर आप समझते क्यों नहीं। आप जाइए, ये अभी कुछ ही मिनटों में बारूद घर में रखे टाइम बम फटने वाले हैं। आप जाइए, देश को मेरे जैसे बदमाश की नहीं, आप जैसे इंसान की ज़रूरत है। आखिर चाचा चंपकलाल को भागना ही पड़ा। पीछे अब्बास सैनिकों को रोके हुए था, तड़ 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 तड़। और जो हेलीकॉप्टर दोनों को यहाँ लेकर आया था, वह चाचा चंपकलाल भागकर उस हेलीकॉप्टर में सवार हो गया और तुरंत इंजन चालू कर दिया। अभी हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर उड़ा था कि धड़ाम। ओह, मुझे अब्बास की मौत का सचमुच बहुत दुख है। और बाद में, धन्यवाद चाचा चंपकलाल, आपने बम कांड के खूनी निंदकों को समाप्त करके बहुत बड़ा काम किया है। हम भी आपके पास आने वाले थे, क्योंकि आपकी जेब में एक ट्रांसमीटर डाल दिया था। हम आपकी हर हरकत पर देख रहे थे। ओह, मेरी जासूस की जासूसी समाप्त दोस्तों। जंग मास्टर।